हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते और सभी को खमागणी और सभी को गुड इवनिंग। सो आज जो है वो हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही थी, उसी में जो है वो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे, राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में जो है वो हमने देखा था। उसी में जो है वो हम राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश आते हैं उनको जो वो डिटेल वाइज पढ़ते जा रहे थे। उसमें जो है वो हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में जो वो पढ़ लिया। फिर हमारा जो अरावली पर्वतीय प्रदेश था उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अरावली के बारे में बेसिक से जानकारी जो थी वो मैंने आपको दे दी है। उसके बाद हम जो है वो अरावली के भी जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि अरावली को भी 3 प्रकारों में या 3 भागों में विभक्त किया गया है। उन भागों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा था उत्तर अरावली। तो पहला जो हमारा था उत्तर अरावली, उसमें हमने जो है वो उसकी चोटियों के बारे में पढ़ा था, यानी कि उत्तर अरावली में जो है वो कौन कौन सी चोटियां आती है इसके बारे में हमने पढ़ा था पहली वाली क्लास में। तो सबसे पहले आप जो है वो जितनी भी मैंने पहले क्लासेस अपलोड कर दी है उन सभी क्लासेस को देखने के बाद में जो है वो ये क्लास लेना, क्योंकि बीच में जो है वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम स्टार्टिंग से, जैसे कि हमने अक्षांशीय, देशांतरीय, विस्तार से लेकर जो है वो सारी चीज़ों के बारे में, एक एक चीज़ों के बारे में जो है वो आपको बताया है। तो आप जो है वो पहले सारे वीडियो देखना, उसके बाद में जो है वो ये वीडियो देखना। अब हमारा जो है वो हम आगे शुरू करते हैं कि हमारा रह गया था उत्तर अरावली की चोटियाँ होने के बाद में उत्तर अरावली के बारे में कोई बेसिक सी जानकारी थी, जो कि अब हम जो है वो देखेंगे आगे। कार्य करती हैं, यानी कि अजमेर व नसीराबाद के मध्य में जो विस्तृत पहाड़ियां जो है वो जल विभाजक का कार्य करती हैं। यानी कि हम उत्तरी अरावली के बारे में पढ़ रहे थे। अरावली पर्वतमाला के 3 भागों में पहला हम उत्तरी अरावली के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें जो आने वाली जो चोटियां जो थी, रघुनाथगढ़ की चोटी, उन सभी के बारे में मैंने जो है वो आपको बता दिया था। अब हम जो इसकी बेसिक से जानकारी ले रहे थे, जिसमें कि उत्तरी अरावली जो है वो देहली क्रम में यहाँ पे, यानी कि उत्तरी अरावली के देहली क्रम में क्वार्टरजाइट और फाइलाइट की सेल जो है वो विस्तृत है। और इसके साथ में जो है इसका विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक आ जाता है, तो सांबर से प्रारंभ होने वाली श्रेणियों से लेकर सिंघाड़ा तक जो इसका विस्तार आ जाता है। और इसका अगर हम अक्षांशीय व देशांतरीय के अनुसार देखते हैं तो 26 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है वो उत्तरी अरावली का विस्तार आ जाता है। फिर अगर हम बात करें तो इसकी जो समस्त श्रेणियां आती है, यानी कि उत्तरी अरावली की जो समस्त श्रेणियां आती हैं वो अप्रदित आती हैं। क्यों आती है? तो यहाँ पे बनास नदियों की सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र होने की वजह से, या फिर बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं वो इस क्षेत्र से प्रवाह होकर जाती हैं, इसी वजह से जो है ये अप्रदित हो गया है, यानी कि इसकी जो समस्त श्रेणियां जो वो अप्रदित हो गई हैं। और फिर अगर हम बात करें तो यह जो है वो इसके उत्तर पूर्व में, यानी कि उत्तरी अरावली के उत्तर पूर्व में पालखेत की व खेतड़ियों की श्रेणियों के रूप में, और उत्तर पश्चिम में शेखावाटी तथा पूर्व में तोरावाटी, नीम का थाना की जो है वो पहाड़ियां आपको देखने को मिलती है। उसमें से हम कुछ और पहाड़ियों के बारे में बात करें तो सिक्कर की पहाड़ी सिक्कर में आती है, रिंगस की पहाड़ी सिक्कर में आती है, श्रीमाधोपुर नीम का थाना में। और यहाँ पे जो वो अजमेर और नशीराबाद के मध्य विस्तृत पहाड़ियां जो है वो मतलब क्या करती है, चट्टानें जो है वो जल विभाजक करने का काम जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। यानी कि अजमेर व नशीराबाद में विस्तृत पहाड़ियां जल विभाजक का कार्य करती हैं। तो आप ये जो है वो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम जो है वो आगे नेक्स्ट देखते हैं मध्य अरावली के बारे में। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं मध्य अरावली। तो सबसे पहले जो है वो हम मध्य अरावली के विस्तार के बारे में देखेंगे। इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक आ जाता है? तो इसका विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिम से दक्षिण के, यानी कि जयपुर के दक्षिण पश्चिम से दक्षिण में देवगढ़ तहसील कहाँ पे आती है? राजसमंद में तक इसका विस्तार आ जाता है। यानी कि इसका विस्तार जो वो जयपुर के दक्षिण पश्चिम से दक्षिण में जो
जयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग से दक्षिण में देवगढ़ तहसील राजसमंद तक जो है वो मध्य अरावली का विस्तार आ जाता है। फिर अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो क्या आता है कि इसमें मेरवाड़ की पहाड़ियां पाई जाती है। मेरवाड़ पहाड़ियां, मध्य अरावली में मेरवाड़ की पहाड़ियां पाई जाती है। मेरवाड़ की पहाड़ियों का विस्तार कहां से लेकर कहां तक आ जाता है? तो इसका विस्तार राजसमंद, ब्यावर व अजमेर तक इसका विस्तार आ जाता है। फिर अगर हम बात करें, यह है मारवाड़ के मैदान व मेवाड़ के पठार को विभाजित करती है। मेरवाड़ की पहाड़ियां जो है वो मारवाड़ के मैदान को और मेवाड़ के पठार को विभाजित करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि इनमें जो वो कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, यानी कि मेरवाड़ की पहाड़ियों में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, जिसमें कि एक तो बर दर्रा आता है, एक आता है भूरा घाट दर्रा, एक आता है शिवपुरी दर्रा, और इसके साथ में पखेरिया दर्रा यहां पे आ जाता है। यानी कि भूरा घाट, शिवपुरी दर्रा, पखेरिया दर्रा, और इसके साथ में एक जो है वो सुर्रा घाट भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। सुर्रा घाट। और ये जो बर दर्रा जो आता है ये कहाँ पे आता है? तो ये ब्यावर में आता है। बर दर्रा कहाँ पे आता है? ब्यावर में आता है। सुर्रा घाट, ये जो है वो यहाँ पे दर्रे आ जाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई के बारे में मैंने आपको बताया था कि 500 तक 74 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है वो इसका विस्तार आ जाता है। यानी कि अगर हम मध्य अरावली के बारे में बात करें तो मध्य अरावली जो है इसका विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग से दक्षिण में जो देवगढ़ तहसील जो आती है, जो कि राजसमंद में आती है, वहां तक मध्य अरावली तक का विस्तार आता है। फिर अगर हम इसके अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो इसका विस्तार जो वो 25 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 58 मिनट तक जो है वो इसका विस्तार आता है, से लेकर 73 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री यानी कि 73 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो वो इसका विस्तार आ जाता है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वो मेरवाड़ की पहाड़ियाँ आती है, मध्य अरावली में मेरवाड़ की पहाड़ियाँ आती है। मेरवाड़ की पहाड़ियाँ जो हैं इनमें कुछ दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें कि बर दर्रा, सुर्रा घाट दर्रा, शिवपुरी दर्रा और इसके साथ में पखेरिया दर्रा इसमें पाया जाता है। यह मारवाड़ व मारवाड़ के मैदान को और मेवाड़ के पठार को विभाजित या अलग करने का काम मेरवाड़ की पहाड़ियों के द्वारा किया जाता है। इसका विस्तार किन किन जिलों में आ जाता है? तो राजसमंद में आता है, इसके साथ में इसका विस्तार जो है वो अजमेर में आता है और ब्यावर में आता है। ब्यावर अजमेर को विभाजित करके नया जिला बनाया गया था। तो ये हमारी जो वो मध्य अरावली आती है, तो इसको जो है वो आप नोट कर लो। फिर हम बात करेंगे दक्षिण अरावली के बारे में कि दक्षिण अरावली के बारे में क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं। दक्षिणी अरावली का अपवाह तंत्र समानांतर व दक्षिणावर्ती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो बनास, बेड़च, साबरमती, सोम नदी, कोठारी नदी। दक्षिण अरावली में जो अपवा तंत्र जो आता है वो समानांतर व दक्षिणावर्ती है, क्योंकि इसमें अगर हम एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो बनास नदी, बेड़च नदी, साबरमती नदी और सोम नदी और कोठारी नदी आ जाते हैं। फिर अगर हम देखें तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी आती है, यानी कि दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी आती है? सर्वोच्च चोटी, तो इसकी सर्वोच्च चोटी आती है यहाँ पे
गुरु शिखर। गुरु शिखर की देखें तो 1727 या कहीं पे भी जो है वो आपको 1722 भी देखने को मिल जाती है मीटर। फिर अगर इसके साथ में अगर हम देखें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाती है, तो वो माउंट एवरेस्ट आती है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे आती है, तो नेपाल में आती है। इसकी कितनी आ जाती है, तो 8,848 मीटर तक आती है। भारत की अगर हम देखें तो भारत की सर्वोच्च चोटी आ जाती है K2 या फिर इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी कितनी आ जाती है, 8,611 मीटर आ जाती है। फिर अगर हम बात करें तो भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी, भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी आ जाती है, तो वो कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा कहाँ पे आती है, तो ये सिक्किम में आती है। कंचनजंगा कहाँ पे आती है, सिक्किम में आती है। भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी जो आती है वो कंचनजंगा आती है, और कंचनजंगा कहाँ पे आती है, सिक्किम में आती है। तो आप जो है वो ये फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। यानी कि फिर हम जो है वो दक्षिण अरावली के बारे में पढ़ रहे थे। दक्षिण अरावली में जो वो मुख्य तो ये आता है कि राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी आ जाती है, गुरु शिखर आ जाती है, जिसकी जो है वो ऊंचाई आपको कहीं पे जो है वो 1722 या कहीं पे 1724 भी आपको देखने को मिलती है। तो आपको जो है ये दोनों 1722 और 1727, तो आपको ये दोनों याद रखनी है। फिर अगर हम बात करें तो विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी आ जाती है, तो माउंट एवरेस्ट आ जाती है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में आती है, इसमें 8,848 मीटर आती है। फिर अगर हम बात करें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन आती है, जिसकी 8,611 मीटर आती है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी आ जाती है, जो कि भारत में स्थित है, तो वो कंचनजंगा आ जाती है, जो कि सिक्किम में आती है। तो ये फटाफट से जो है वो आप नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। फिर अगर हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कर्नल जेम्स टोड ने इसे यानी कि गुरु शिखर को जो वो कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है, और इसके साथ में इसको जो वो हिंदू ओलंपस कहा है, संतों का शिखर कहा है। फिर अगर हम देखें तो स्थलाकृति की दृष्टि से यह एक विशाल इंसेलबर्ग है। फिर अगर हम संरचनात्मक दृष्टि से देखें, संज्ञा दी गई है, जिसके कारण इसको बैथुलित की संज्ञा दी गई है। दक्षिणी अरावली के बारे में जो है वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने गुरु शिखर के बारे में देखा था कि गुरु शिखर को जो वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो वो संतों का शिखर कहा गया था, हिंदू ओलंपस के नाम से जाना गया था। फिर हमने देखा था कि स्थलाकृति की दृष्टि से इसे एक विशाल इंसलबर्ग की जो है वो कहा गया है, और संरचनात्मक दृष्टि से जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इसको दहली क्रम में है, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला एक दहली क्रम में है होने के कारण ही जो है वो इसको बैथुलित की संज्ञा दी गई है। दहली क्रम में होने के कारण इसको बैथुलित की संज्ञा दी गई है। तो आप फटाफट से इसको नोट कर लो। फिर हम देखते हैं कि दक्षिणी अरावली को भी जो वो 2 भागों में विभक्त किया गया है। तो उसके 2 भाग कौन कौन से आ जाते हैं। दक्षिण अरावली को 2 भागों में विभक्त किया गया है। 2 भाग में एक तो आता है मेवाड़ खंड, एक आता है आबू खंड। अगर हम इसके विस्तार के बारे में देखते हैं तो उदयपुर,
सलूम्बर। उदयपुर को विभाजित करके नया डिस्ट्रिक्ट सलूम्बर बनाया गया था, तो सलूम्बर भी मेवाड़ पठार या मेवाड़ खंड के अंतर्गत आता है। इसके साथ में ही डूंगरपुर और कौन सा आ जाता है, सिरोही। लेकिन इसमें बात यह है कि पूर्व सिरोही और पूर्व उदयपुर इन दोनों का भाग इसमें शामिल नहीं है। यानी कि पूर्व उदयपुर और पूर्व सिरोही का भाग जो है वो इसमें शामिल नहीं है। और फिर यह है जो वो भारत की महान जल विभाजक रेखा, यानी कि भारत की महान जल विभाजक रेखा, भारत की महान विभाजक जल रेखा उदयपुर के दक्षिण पश्चिम व उदयपुर के दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर चली जाती है। कि आपको भारत की महान जल विभाजक रेखा के बारे में पूछ लेंगे जो कि दक्षिण पश्चिम की ओर चली जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वो एक बोराट का पठार भी आता है। मेवाड़ पठार में, यानी कि हम बात कर रहे थे उत्तर अरावली में, जो दक्षिण अरावली में मेवाड़ के पठार के बारे में। उसमें हमने देखा था कि इसमें बोराट का पठार आता है जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ियों की नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र आता है या इनको जो जल जो आता है इसको विभाजित करने का काम या इसको बांटने का काम जो है वो बोराट के पठार के द्वारा किया जाता है। बोराट के पठार की ऊंचाई जो आती है वो 1225 मीटर आती है। बोराट के पठार में जो इसकी सर्वोच्च जो चोटी पाई जाती है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, वो जरगा पाई जाती है, यानी कि जरगा आती है। तो आप इसको नोट कर लो। फिर हम एक और पठार के बारे में बात करेंगे, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कहाँ पे आता है, तो ये सलूम्बर में आता है। सलूम्बर नए जिले में अब लसाड़िया का पठार आता है और इसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो 325 से 650 मीटर तक जो है वो इसकी ऊंचाई आती है। यानी कि लसाड़िया के पठार की ऊंचाई 325 से 650 मीटर तक जो इसकी ऊंचाई आती है। फिर अगर हम एक पहाड़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है वो एक पहाड़ी आ जाती है जो कि गिरवा की पहाड़ी है। गिरवा की पहाड़ी, और ये गिरवा की पहाड़ी जो आती है ये है तस्तरी नुमा पहाड़ी आती है। तस्तरी नुमा का मतलब क्या होता है, लेकिन ये गिरवा की पहाड़ी आती कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में आती है। और उदयपुर को विभाजित करके नया डिस्ट्रिक्ट सुलुम्बर बनाया गया था। सुलुम्बर में लसाड़िया का पठार आती है, लसाड़िया का पठार आता है, जिस पहाड़ियों में मेखला गिरवा की पहाड़ी जो आती है ये तस्तरी नुमा पहाड़ी आती है और जिसे पहाड़ियों की मेखला भी कहते हैं। यानी कि जो तस्तरी नुमा पहाड़ी आती है इसको क्या कहा जाता है, पहाड़ियों की मेखला भी कहा जाता है। इसको पहाड़ियों की मेखला भी कहते हैं। गिरवा की पहाड़ी कहाँ पे आ जाती है, उदयपुर में आ जाती है। और इनकी आकृति कैसे आ जाती है, तो ये तस्तरी नुमा पहाड़ी है जिसे पहाड़ियों की मेखला भी कहा जाता है। और एक यहाँ पे आता है मगरा। उदयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी नहीं, उत्तर पूर्व है। उदयपुर का उत्तर पूर्व है। उदयपुर का उत्तर पूर्व है जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र जो आता है वो मगरा कहलाता है। यानी कि फिर हम बात कर रहे थे लसाड़िया के पठार के बारे में। तो लसाड़िया का पठार जो आता है ये तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, इसको जो है इसकी आकृति कैसी आती है,
यानी कि लसाड़िया का पठार जो आता है ये सलूमपुर में आता है और इसकी ऊंचाई 325 से लेकर 650 तक आती है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे गिरवा की पहाड़ियाँ आ जाती हैं और गिरवा की पहाड़ियाँ जो आती हैं वो इनकी जो आकृति जो आती है वो तस्तरी नुमा आती है और इनको जो है वो पहाड़ियों की मेखला के नाम से भी जाना जाता है। गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में आ जाती है। एक यहाँ पे मगरा, मगरा क्या है तो उदयपुर के यानी कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र जो आता है उसको मगरा के नाम से जाना जाता है। तो आप ये जो है वो नोट कर लो। फिर हम आगे देखते हैं कि आगे और क्या चीजें आ जाती हैं। तो इस पठार के नजदीक यानी कि जो उड़िया का पठार जो आता है इसके नजदीक जो है वो एक उड़िया का पठार आबू खंड में आता है। तो ये आप जो है वो मेवाड़ खंड या मेवाड़ के पठार के बारे में जो जानकारी है वो आप नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बात करेंगे आबू खंड के बारे में। आबू खंड ये है ग्रेनाइट से निर्मित भाग जिसको बैथोलिथ की संज्ञा दी गई है। यानी कि आबू खंड जो वो ग्रेनाइट से निर्मित भाग आता है जिसको बैथोलिथ की संज्ञा दी गई है और यह 19 किलोमीटर लंबा, 8 किलोमीटर चौड़ा है। इस विशाल इसमें चट्टानी आकृति में नन रोक, टोड रोक, हॉर्न रोक, मिलते हैं। तो आपको ये जो तीनों रोक आते हैं इनको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके बारे में जो है वो बहुत बार क्वेश्चन किया गया है। और यहाँ पे जो है अनियमित पठार है जिससे कि बहुत जो है वो प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट चोटियां जो है वो इसमें आबू खंड में पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो है वो एक पठार आ जाता है जो कि उड़िया का पठार आ जाता है। यानी कि इसके नजदीक जो है वो एक पठार आता है जो कि उड़िया का पठार आता है। और उड़िया के पठार के बारे में बता दें आपको, राजस्थान का यानी कि जो उड़िया का पठार जो आता है वो आबू खंड में आता है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार वह 1360 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आता है वह 1360 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। और इसके साथ में इसमें जो एक मेसा का पठार भी आता है। मेसा का पठार जो आता है इस पे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है वो बना हुआ है। यानी कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पे बना हुआ है तो मेसा के पठार पे बना हुआ है। और इसकी अगर हम ऊंचाई के बारे में देखें तो 620 मीटर जो है ये ऊंचा है। 620 मीटर ये ऊंचा है। हम आबू खंड में देख रहे थे कि आबू खंड जो है वो ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां यहाँ पे आ जाती हैं, भाग आ जाता है, चट्टानें आ जाती है जिसकी वजह से इसको बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। और ये 19 किलोमीटर जो वो चौड़ा आ जाता है, 8 किलोमीटर लंबा आ जाता है। इस विशाल काय होने की वजह से इसको इंसलबर्ग की संज्ञा दी गई है। और इसमें जो चट्टानी आकृतियां पाई जाती है उसको नन रॉक, टोड रॉक और हॉर्न रॉक के नाम से भी जाना जाता है या यहाँ पे जो वो मिलती है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे उड़िया का पठार है जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आता है जिसकी अगर हम ऊंचाई के बारे में बात करें तो कितनी आ जाती है 1360 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाती है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मेसा का पठार आता है जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो मेसा के पठार के ऊपर बना हुआ है और इसकी ऊंचाई कितनी आ जाती है तो 620 मीटर जो है वो मेसा का पठार आ जाता है। तो ये तो हुई हमारे जो है वो दक्षिण अरावली, उत्तर अरावली के बारे में जानकारी। फिर हम जो है वो आगे अगली क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।